आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान। 5 रियासतों के इंतखाबी नतायज आने से पहले अपोजिशन ने फिर मुत्तहिद होना शुरू कर दिया है और यह कसरत 2019 के लिए अजीम इत्तेहाद बनाने को लेकर के है, जो कि पिछले 6 महीने में कई बार बनते बनते बिगड़ते दिखा है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू होने और 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने से एक दिन पहले बुलाई गई अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है, लेकिन जो सवाल अजीम इत्तेहाद को लेकर खड़े होते रहे हैं उनका जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। जैसे अजीम इत्तेहाद का चेहरा कौन होगा, रियासतों की सियासत में उलझी पार्टियां एक स्टेज पर कैसे आएंगी, क्योंकि जो रियासत में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं वो कैसे मरकज में साथ आएंगी, ये भी बड़ा अजीब सवाल है और अजीब बात है। तो और क्या इत्तेहाद राहुल गांधी की क़यादत में बन पाएगा, बाकी लोग इसको कबूल करेंगे और अगर राहुल नहीं तो फिर कौन? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका हल अजीम इत्तेहाद को 2019 से पहले हर हाल में तलाश करना होगा। जाहिर है कल आने वाले नतायज भी इस इत्तेहाद के लिए फैसला कुन साबित होने जा रहे हैं और इन्हीं मौजूआत पर हम आज बात करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमानों से। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कुर्सी का और फिर कौन बनेगा करोड़पति। इसको ये ज्ञान नहीं है कि चने का पौधा होता है कि चने का पेड़ होता है। महासंग्राम ज्योतिदास महासंग्राम। वसुंधरा जी ने बड़े बड़े महलों में रहकर राज किया। मैं कहूँगा मोदी जी फांसी में नहीं लटकाएंगे, आप हमारे प्रधानमंत्री हो। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात को लेकर एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं उनसे अपोजिशन खेमा काफी खुश है। इसी वजह से लोकसभा इंतखाबात 2019 को जहन में रखकर अपोजिशन पार्टियां दिल्ली में साथ आई हैं। इस मीटिंग में अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट में सरकार को घेरने की हिकमत अमली और लोकसभा इंतखाबात 2019 में मुत्तहिद होकर बीजेपी को हराने की हिकमत अमली पर गौर करने जा रही हैं। इस मीटिंग में 19 अपोजिशन पार्टियां शामिल हैं। मीटिंग के कायद चंद्रबाबू नायडू हैं। अपोजिशन की ये मीटिंग पहले 22 नवंबर को होनी थी, लेकिन 5 रियासतों में इंतखाबात की वजह से इसे टाल दिया गया था। एनसीपी सदर शरद पवार ने बीजेपी को हराने के लिए अजीम इत्तेहाद को जरूरी बताया है। बीजेपी सोडून इतर प्रमुख पक्षांची बैठक बोलवलेली आहे आणि आमचा प्रयत्न आहे की राज्यामध्ये शक्यतो विविध राजकीय पक्षांच्या ऐक्याचा प्रयत्न करायचा आणि सत्ताधारी पक्षाला सत्तेपासून। इधर बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने अजीम इत्तेहाद पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये कोशिश तो ठीक है, लेकिन अपोजिशन के लीडर पहले ये तो तय कर लें कि अजीम इत्तेहाद का लीडर कौन है। नहीं, अच्छा है जी, महागठबंधन का प्रयास हो रहा है, पर इसमें अगर ये तय हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री है तो हम मानेंगे कि हाँ ये महागठबंधन सही है। तो पहले तो ये तय होना चाहिए कि इनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल 11 दिसंबर को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आएंगे। इस वजह से ये मुलाकात और अहम हो जाती है, क्योंकि अगर इंतखाबात के नतीजे कांग्रेस की हिमायत में आते हैं तो लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी और एसपी का रुख नर्म पड़ेगा। मुमकिन है कि सबसे ज्यादा सीटों वाले यूपी में कांग्रेस को भी अजीम इत्तेहाद में जगह मिल जाए। साथ ही यूपी के अलावा पूरे मुल्क में कांग्रेस के साथ जुड़ने वाली पार्टियों की तादाद बढ़ेगी। नतीजों से 2 दिन पहले ही तमिलनाडु की डीएमके के सीनियर लीडरान ने सोनिया राहुल से मुलाकात कर इसका इशारा भी दिया है। वहीं आज बिहार में एनडीए के अहम मुआविन उपेंद्र कुशवाहा ने मरकजी काबीना से इस्तीफा दे दिया है। सीट बंटवारे को लेकर कई महीनों से बीजेपी पर दबाव बना रहे कुशवाहा अब अजीम इत्तेहाद के खेमे में आ चुके हैं। एनडीए को बंद करके दूसरे रास्ते जो भी हो सकते हैं सभी रास्ते खुले हुए हैं। इसमें अकेले लड़ने का भी डिसीजन हमारी पार्टी लेने के लिए स्वतंत्र है। महागठबंधन में जाने की बात भी हो सकती है, एक ऑप्शन यह भी है। और तीसरा ऑप्शन यह भी है कि एक थर्ड फ्रंट हम बनाएं। तो तीनों ऑप्शन अभी हमारे पास है और इन तमाम ऑप्शंस पे हम विचार करेंगे।
लेकिन अगर कल के नतीजे वाकई कांग्रेस की झोली में गए तो कई और एनडीए मुआविन भी उपेंद्र कुशवाहा की राह ले सकते हैं। लेकिन ये सवाल तो फिर भी बना है कि इस इत्तेहाद का लीडर कौन होगा और कितनी पार्टियां इस खेमे से जुड़ती हैं। इन नताइज के बाद ही अजीम इत्तेहाद की राह तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो अजीम इत्तेहाद बनना इतना भी आसान नहीं है और हालांकि जोश बीच बीच में आता है, वलवला पैदा होता है और जो कल नताइज आने जा रहे हैं उससे यह भी साफ हो जाएगा। अगर कांग्रेस कुछ बेहतर कर देती है, अगर कुछ बेहतर कर देती है तो कम से कम यह है कि कांग्रेस भी इसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि यह भी एक देखने वाली बात होती है कि अक्सर उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें जो दो वहां की बड़ी पार्टियां हैं बसपा और सपा, ये कांग्रेस को साइडलाइन किए हुए रहती हैं। अगर कांग्रेस बेहतर मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इनको भी कांग्रेस को कबूल करना पड़ेगा, जो इनके लिए मुश्किल है। तो ऐसे बहुत सारे पेच हैं, देखने वाली बात होगी कि इन पेचों से कैसे निपटा जाता है इस अजीम इत्तेहाद में। और फिर क़यादत का मसला, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए चार खास लोग हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ रंजीत कुमार हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, स्टूडियो में मेरे साथ हैं रंजीत कुमार जी, और दिनेश सिंह जी को हमने अपने साथ जोड़ा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आप भी, और अजीज खान साहब भी हमारे साथ हैं जो कि समाजवादी पार्टी के तर्जुमान है और लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी खैर मकदम है। मैं सबसे पहले सियासी तज्जियाकार रंजीत कुमार जी के पास चलूंगा। रंजीत जी, अजीम इत्तेहाद, बार बार ये गुब्बारा जो है इसमें हवा भरी जाती है और ऐसा लगता है कि अब ये तैयार हो गया, लेकिन बहुत मुश्किल है, फिर एकदम से फुस हो जाता है। कैसे इसको देखें और कल जो नताइज आने वाले हैं उसको भी देखते हुए बताइए, समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या ये बन पाएगा, और बन पाएगा तो क्या आसानी से बन पाएगा? देखिए इमरान भाई, इसमें जो बात समझने वाली है ये दो पार्ट में है। एक, जो कांग्रेस पिछले साल 2 साल से संघर्ष कर रही है अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अलायंस को लेके, कभी चुनाव के दौरान आपसी कुछ ना कुछ मनमुटाव रहता है, वो कैसे बने, उनका कैसे उसके साथ सामंजस्य बनेगा, अभी तक हो नहीं पाया। खासतौर यूपी में आप बात करें तो समाजवादी पार्टी बीएसपी उनको साइडलाइन करके रखा हुआ है। वहीं पर बिहार पर देखें, भले ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका अलायंस है, लेकिन जो सीट शेयरिंग रहती है वो कहीं ना कहीं, या होल्डिंग पावर जो रहती है वो राष्ट्रीय जनता दल के पास रहती है, कांग्रेस के पास नहीं रहती। यानी हिंदी बेल्ट में कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी कमजोर है। तो अगर ये जो 5 राज्यों के चुनाव, ओपिनियन पोल जो सभी चैनल जो दिखा रहे हैं, उससे जरूर बूस्टअप है कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर ये जो 5 राज्यों के चुनाव अगर ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर कांग्रेस के फेवर में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी 2019 में अलायंस के साथ रहते हुए अपनी मजबूत स्थिति मेरा सवाल ये रंजीत जी था, ये जो अजीम इत्तेहाद, महागठबंधन जो बनेगा, जिसका भी हो, जैसा भी हो, लेकिन ये कांग्रेस का महागठबंधन होगा या फिर महागठबंधन होगा जिसमें कि कांग्रेस होगी? ये दो अलग अलग बातें हैं। जी इमरान भाई, इसी बात जो आपने सवाल किया, इसमें ये समझिए कि जैसे आप जो ये 19 पार्टियों की बुलाया गया चंद्रबाबू नायडू जी ने, आपको याद होगा जब देवगौड़ा साहब थे प्राइम मिनिस्टर, उस समय भी कन्वीनर थे नायडू साहब, तो उसी तर्ज पे, कहीं ना कहीं उसी तर्ज पे चंद्रबाबू नायडू सभी जो रीजनल पार्टियां हैं उनको लाकर कांग्रेस के साथ बिठाकर समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस अकेले इन सब पार्टियों के साथ, जो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ नहीं हो पा रहा वो बातचीत। क्यों? अगर वो होता तो अपना मध्य प्रदेश, राजस्थान या आपका छत्तीसगढ़ में अलायंस हो गया होता, वो अलायंस हुआ नहीं, क्योंकि तो यहां पर भी ये लोग लड़ रहे हैं और कल पता लगेगा किसमें कितनी ताकत रही। और चंद्रबाबू नायडू जो कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करके तेलंगाना में लड़ रहे हैं, वो भी देखने वाली बात होगी कि उनके साथ इत्तेहाद कितना कामयाब होता है। जी बिल्कुल, ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। मेरे साथ दिनेश सिंह भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं। दिनेश सिंह जी, आप लोगों को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। कल के नताइज आने के बाद जिस तरह से एग्जिट पोल बताते हैं, अभी तो हम इस तरह कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के मुताबिक अगर हम बात करें तो आप लोगों की हालत जरा खस्ता है और इनको मिल रहा है जोश। जितना आप लोगों को इधर कुछ आपका आंकड़ा गिरता है तो उधर वहां पर ताकत बढ़ेगी और सब एक हो जाएंगे, और जो वोट 2013 में बटा था वो कहीं ना कहीं एक हो जाएगा, जो आप लोगों को मुश्किल में डाल देगा। इमरान भाई, ये तो सारा मामला कल के ऊपर है। कल ये सारी खुशी इनके अंदर जो है, सारी मीटिंग जो है ना, कल सुबह 8 बजे तक के लिए है।
8 बजने दीजिए। 8 बजने के बाद जब नतीजे सामने आने लगेंगे तो सारे लोगों का मुंह लटका हुआ नजर आएगा। और दूसरी चीज देखिए, इस देश में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, दल बना के या निर्दलीय भी लड़ लें, और अकेले लड़े या गठबंधन करके लड़े, इसमें किसी को कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक गठबंधन इसलिए हो कि चलिए देश की बेहतरी के लिए हो, कि आवाम की बेहतरी के लिए हो, कोई भी मकसद नहीं है। ये गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। इनको ठगने का काम नहीं मिल रहा है, देश को या प्रदेश को लूटने का अवसर नहीं मिल रहा है। ठगने का काम मोदी हुकूमत ने किया है, इसलिए मोदी हटाओ, गठबंधन लाओ, इसीलिए ये वो कह रहे हैं। अगर ये किए मोदी होते, हटाने के लिए वो ये गठबंधन बना रहे हैं। ये अगर किए होते तो हम लगातार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 48 चुनाव न जीतते एक एक करके। ये कोई नेता, किसी को आप नेता अपनी पार्टी का बना सकते हो, लेकिन इस देश का नेता, प्रदेश का नेता, इस देश की आवाम बनाती है। बीजेपी के खिलाफ दिनेश जी इत्तेहाद काम तो करता है। जब नीतीश और लालू मिलकर लड़े थे तो बीजेपी का सफाया बिहार से कर दिया था, ठीक है। तो इत्तेहाद अगर हो जाए, वो वोट जो डाइवर्ट होता है कहीं ना कहीं, उत्तर प्रदेश के लिए भी ये बात कही गई कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा भी साथ में मिलकर लड़ जाते तो बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी वहां पर भी नहीं मिल पाती। तो जो वोट डाइवर्ट होता है उसका फायदा बीजेपी ले जाती है। ये चीज ये लोग समझ रहे हैं। डाइवर्ट नहीं, एक चीज आप सुनिए, अगर 2014 का आप चुनाव देखिए तो निश्चित तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात आपने की है कि ये दोनों राज्य ऐसे थे कि जो जाति के आधार पर मैक्सिमम वोटिंग होती थी। आप कह सकते हैं कि फला जात का वोट फला पार्टी को, फला जात का वोट फला पार्टी को। लेकिन 2014 का पहला चुनाव था, लोगों ने जाति के बंधन का तोड़ा, लोगों ने पार्टी के बंधन का तोड़ा, और लाइन लगाकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। और ऐतिहासिक सफलता, जिसके अभी हमारे साथी अंगुली उठा के अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, सिर्फ परिवार तक सिमट गए। कांग्रेस पार्टी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, मां और बेटे तक सिमट गए। बात ये नहीं है, हर चुनाव के पहले इमरान जी, आप कभी भी देखिए, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर चुनाव के पहले इस तरह की कवायद होती है खिचड़ी बनाने की, कि भाई कोशिश करते हैं कि अपने यहां से हम चावल, बंगाल वाले चावल लाएंगे, मध्य प्रदेश वाले दाल, नहीं हल्के में नहीं ले रहे हैं। लेकिन अंत समय में क्या होता है, सारे लोग नमक लेके आते हैं और खिचड़ी गड़बड़ हो जाती है। और ऐसा, एक बात कह के अपनी बात, और ऐसा प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक प्रयोगशाला में, जिसका परिणाम प्रयोगशाला के बाहर नहीं आएगा। आप देखते रहिए, आपके चैनल पर, मैं जी सलाम के चैनल पे कह रहा हूं, ये प्रयोग इनकी ही प्रयोगशाला में इन्हीं के द्वारा विस्फोट किया जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आसिफ इकबाल का रुख करूंगा, दिल्ली से हमारे रिपोर्टर हैं, जरा उनसे अपडेट ले लेते हैं इस मीटिंग के हवाले से, फिर मैं चलूंगा अजीज भाई की तरफ। अजीज, डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ लखनऊ से। आसिफ, क्या खबर है, क्या अपडेट है ताजा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से लगातार कवायदे और कोशिशें चल रही हैं महागठबंधन की बैठक को एक बेहतर तरीके से बनाने के लिए, आप समझ सकते हैं कि सुबह से ही चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से लगे हुए थे, जो आप कह सकते हैं इमरान की वही लीड कर रहे हैं तमाम चीजों को, और वो चाहते हैं कि विपक्षी एकता जो है वो गठबंधन, जो विपक्षी महागठबंधन की बात है वो एक तरीके से पूरा दिखे और सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए शरद पवार से अलग मिलते हैं, फारूक अब्दुल्ला से अलग मिलते हैं, उसके बाद ममता बनर्जी से अलग मिलते हैं, और कल ही जब सोनिया गांधी का बर्थडे था तो सोनिया गांधी से भी वो मुलाकात किए, और उसके अलावा जो और भी लीडर हैं, जो शरद यादव हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, और वो सभी लोगों को लेकर वो वहां पे पार्लियामेंट इलेक्शन पहुंच चुके हैं। और अब देखिए, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ये तमाम लोगों को आज एक और बल मिला, आज एक और ताकत मिली, वो उपेंद्र कुशवाहा के रूप में। जो उपेंद्र कुशवाहा ने आज इस्तीफा दिया, वो कहीं ना कहीं से एक बड़ी बात है, क्योंकि केंद्र का मंत्री जो 4.5 साल तक मंत्रालय में रहा हो, मंत्रिपरिषद में रहा हो, बिहार में एक वजूद है, उस पार्टी का 2 विधायक भी हैं, 3 सांसद थे, और वो आज इस्तीफा देता है तो कहीं ना कहीं से एक और बल मिलता है उस महागठबंधन को। और वो साफ तौर पर है कि देर शाम तक वो भी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और महागठबंधन के हिस्से वो भी होंगे। देखिए, बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से कल को लेकर बहुत सारे प्रेडिक्शन है, कल को लेकर बहुत सारी तैयारियां हैं। अगर कल कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीतती है तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस और महागठबंधन के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है, और फिर इस महागठबंधन को और अच्छा, इसमें यह भी जानना चाहेंगे आपसे, अगर सपा और बसपा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ से आसिफ उनके नुमाइंदे कोई पहुंचे? बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव के पहुंचने की है। देखिए, अभी मैं अंदर खाने, क्योंकि पार्लियामेंट एनेक्सी अंदर है और अंदर में बैठक चल रही है, मुलायम सिंह यादव के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव दिल्ली में मौजूद थे। उन्होंने कहा था, अपने सोर्सेज के बारे में हमने खबर किया तो उन्होंने कहा था, और ये चंद्रबाबू नायडू को कंफर्म किया, राहुल गांधी को भी कंफर्म किया था कि वो बैठक में जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी सतीश मिश्रा के नाम था, लेकिन अभी तक वो अंदर आए हैं या नहीं आए, ये कंफर्म नहीं हो पाया है इमरान, वो भी बहुत चंद सेकंड में कंफर्म हो ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी के आप तर्जुमान हैं, उत्तर प्रदेश का अगर ये हाल है, मैं जिस तरह से देख पाता हूं, जितना समझ पाता हूं, उत्तर प्रदेश में ही अगर मान लीजिए कोई इत्तेहाद होता है, कोई गठबंधन होता है, तो यही होगा कि भाई जहां से सपा लड़ेगी वहां बसपा नहीं होगी, और वहां जहां बसपा लड़ेगी वहां सपा अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, कांग्रेस भी नहीं उतारेगी। ऐसे में सवाल यह है कि
यह भी देखा जाता है कि जो बसपा का वोटर है वो सपा को वोट नहीं करता है। ऐसे में वो शिवपाल यादव को वोट कर देगा, उनकी पार्टी को अगर वहां लड़ती है तो कर देगा, लेकिन वो बसपा को वोट नहीं करेगा। हालात तो ये हैं। ऐसे में कैसा महागठबंधन बनेगा, कैसा अजीम इत्तेहाद आप लोग लेकर आएंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए इमरान भाई, ये काल्पनिक बातें हैं और इस तरीके की बात को फैला करके, भ्रम पैदा करके कुछ हमारे जो विपक्षी लोग हैं, जो आज सत्ता में सत्ताधारी लोग हैं, बैठे हैं, वो भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हकीकत ये नहीं है। और वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन से, इस महागठबंधन से जिस तरीके से वो घबराए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो जुमले दिए थे, जो वायदे किए थे, जो ख्वाब दिखाया था इस देश को, आज यहाँ की जनता त्रस्त है। नहीं, उत्तर प्रदेश में मुझे बता दीजिए, बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश में ये बता दीजिए मुझे कि समाजवादी पार्टी का वोटर बीएसपी को वोट कर देगा? सर मैं वही बता रहा हूं आपसे, क्यों नहीं करेगा। अगर गठबंधन होगा, हर शख्स एक दूसरे को वोट करेगा, वो एक अलग इशू, ये इशू ही नहीं है। इसको ये अननेसेसरी भ्रम की स्थिति, यानी आप कहीं ना कहीं जो सवाल पूछ रहे हैं, ये काल्पनिक सवाल है। जब गठबंधन होता है तो हमेशा हर शख्स एक दूसरे को कोऑपरेट करता है। एक बात, आज के हालात क्या है, इस बात को इमरान भाई समझिए कि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुआ और जनता ने पूरी तरह से बीजेपी के नीतियों को नकार दिया है, आज इसके झूठे वायदे को नकारा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जनता ये कहती है कि हुक्म दे रखा है शहरों की तबाही के लिए, कोई कानून नहीं जिल्ले इलाही के लिए। आज जिस तरीके से माननीय मोदी जी के लिए कोई कानून नहीं है, आज जिस तरीके से उन्होंने चुनाव को पूरी तरह से धार्मिक करने का प्रयास किया, जहां पर भगवान को भी इंसान की तरह बांटने की कोशिश की, उनकी जातियों को बांटने की कोशिश की, आज सच ये है कि आज उनकी नीतियों से देश परेशान है। और उसी के हिसाब से आज देश गठबंधन चाह रहा है, देश उनके खिलाफ एकजुट होकर के खड़ा हो गया है। यह गठबंधन पार्टियां नहीं कर रही हैं, यह गठबंधन जो है वो यहाँ की जनता बीजेपी के खिलाफ है, आज किसान खिलाफ है। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी के कोई मेंबर पहुंच रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह पहुंच रहे हैं या कोई और लीडर पहुंच रहे हैं, ये बताइए। जी सर, एक बात आप समझिए, हमारे बड़े नेता वहां पहुंच गए, ये काफी है। और मैं ये कहना चाहूंगा इमरान भाई कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी ये क्या बताएं क्या हमारे दिल में। आसिफ कुछ बताना चाह रहे हैं, जरा मैं आपके पास लौट रहा हूं। अजीज भाई, आसिफ जरा अपडेट दीजिए। इमरान मैं अजीज साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं कि वो एक तरफ ये तो कह रहे हैं कि तमाम गठबंधन और ये बसपा और सपा का होगा, सबसे पहला मुकाबला तो उनको अब शिवपाल यादव से करना पड़ेगा। और जिस तरीके से शिवपाल यादव के मंच पर मुलायम सिंह यादव ने जाके जो उनके लिए ताकत दी है, वो कहीं ना कहीं से बड़ा सवाल है। इनसे भी मुकाबला करना बहुत जरूरी होगा। और देखिए, सबसे बड़ी जो महागठबंधन के बनने में जो रोड़े नजर आ रहे हैं, वो यही रोड़े हैं, जो कम से कम अभी तक किसी ने भी ये घोषित नहीं किया कि हम महागठबंधन के हिस्से चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, बैठकें हमेशा होती रही हैं, बैठकों में शामिल भी लोग रहे हैं। इसका एक बड़ा एग्जांपल था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय जब बैठक हुई तो उस समय जेडीयू भाग लेती है, राष्ट्रपति के चुनाव के समय जब बैठक होती है तो उस समय भाग नहीं लेती है। तो मतलब आप समझिए कि जब तमाम चीजें ऐसी हैं, बैठकों में भाग लेना और फिर उसके साथ चुनाव लड़ना, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मैं ये आपका सवाल डॉक्टर अजीज खान साहब की तरफ लेकर जाता हूं। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। ये कवायद शुरू हुई है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से आदरणीय शिवपाल जी के बारे में इन्होंने कहा, देखिए सवाल इस बात का है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो इस तरीके की बहुत सारी पार्टियां बनती बिगड़ती रहती है। उससे बहुत बड़ा फर्क समाजवादी पार्टी पे नहीं पड़ेगा। और देश की जनता, प्रदेश की जनता भी जान गई है कि जो पार्टी बनाई गई है किन नीतियों के आधार पर बनाई गई, किसके कहने पे बनाई गई, किन आधार पे बनी है, इसलिए उस पर मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता हूं। देखिए, आज चर्चा इस बात का होना चाहिए कि बीजेपी के शासनकाल में बीजेपी क्या कर रही है। जो इसने वायदे किए थे, झूठे सपने दिखाए थे लोगों को, उस सपने से लोग त्रस्त हो गए हैं, लोग परेशान हैं। और इस परेशानी की वजह से आज आप खुद एहसास करें कि उपेंद्र कुशवाहा साहब, तमाम समझदार लोग जो गठबंधन के पार्ट रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जब जहाज डूबने की स्थिति में है तो उस जहाज से उतर करके लोग नहीं, खबर तो ये है कि सीटों को लेकर के उनसे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, जितने गठबंधन के लोग निकलने की फिराक में है। लेकिन आप लोगों के साथ भी तो सेम दिक्कत है, वही परेशानी आप लोगों के साथ भी है डॉक्टर साहब, कि आप लोगों का भी सीटों के बंटवारे को लेकर ही सबसे मुश्किल वाला मामला फंसता है और अपनी सीटें कोई नहीं देना चाहता है। मसला वहीं फंसता है और वहीं जाकर ये गठबंधन जो है, जो महागठबंधन कहलाता है या बोलते हैं, ये वहां पर जाके एकदम सर मुझे इमरान भाई 1 मिनट का वक्त दे दिया जाए। सर इमरान भाई 1 मिनट का वक्त दे दिया जाए।
यही बीजेपी है, ये नीतीश कुमार जी से समझौता करती है, जीती हुई सीटों को समझौते में दे रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को एहसास कर गई है, कहीं ना कहीं उसको लग गया है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है। और एक बात और समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो ज्यादा सीटें, जिस जेडीयू से ज्यादा सीटें रही, उनको सीटें नहीं दे रही, कहीं ना कहीं वो अपने गठबंधन को बचाने में नाकाम है। और यही बीजेपी है जो नीतीश कुमार जी को कहती थी इनका डीएनए खराब है, आज डीएनए से समझौता किया जा रहा है। हकीकत यह कि अपने जो गठबंधन साथी है उसका सम्मान नहीं कर पा रही है पूरी तरह से। ठीक है रंजीत जी, आपको लगता है जितनी समाजवादी लोग हैं अपनी सीटें छोड़ने को राजी नहीं है, जो कि सीटों में हमेशा पेच फंसता है और जो कह रहे हैं कि हम अपनी जीती हुई सीटें छोड़ देंगे, इतना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है डॉक्टर साहब, जरूर रहे हैं टीवी के मंच पर, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले ये जो 3 राज्य थे हिंदी बेल्ट के, यहाँ अलायंस हो गया होता। ऐसा कहीं नहीं है, ना कांग्रेस देना चाहती है। जहां हिंदी बेल्ट में उसका जोर है, जहां उसका संगठन खड़ा है, लेकिन वहीं पे जहां यूपी में समाजवादी या बहुजन समाजवादी पार्टी अपना संगठन मजबूत करके खड़ा हुआ है, वहां वो कांग्रेस को कैसे देगी सीट शेयरिंग, ये बड़ा सवाल है और यही एक मुद्दा है। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो 3 राज्यों के चुनाव में अगर इन 3 हिंदी बेल्टों में कांग्रेस अच्छा पोजीशन करती है तो बीजेपी को जो तकलीफ होगी तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ जो अलायंस हैं, जो बीजेपी विरोधी खेमा है, खास तौर पे क्षेत्रीय पार्टियां, उनको थोड़ा सा उनका जो बैक फुट पे आना पड़ेगा कांग्रेस के लिए। बिल्कुल स्पेस देना पड़ेगा, वो आप मान ही नहीं सकते। मतलब अगर मैं सीधा यूपी चूंकि एक बड़ा राज्य है, लोकसभा सीटों के हिसाब से मैं कहता हूँ 80 सीटें हैं। अभी वो सोचते थे या समझते थे कि हम 2 या 4 या 5 सीटें दे देंगे, लेकिन अब अगर चुनाव के नतीजे अच्छे आते हैं, और क्यों नहीं कांग्रेस भी ज्यादा से ज्यादा सीट मांगने की कोशिश करेगी उसमें, तो वो सीटें कौन बेयर करेगा? क्या बीएसपी करेगी? क्या समाजवादी पार्टी करेगी? तो ये वाली बात है। एक यहाँ तो है ही, उसके बाद अभी जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी सीट शेयरिंग पे छोड़ दिया, अभी सीट शेयरिंग छोड़ा है, हो सकता है या अमूमन ये अभी तो माना जा रहा है कि आएंगे। अगर वो आते हैं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ बैठते हैं, कांग्रेस के साथ बैठते हैं, फिर जब कांग्रेस भी अच्छी पोजीशन में होगी तो ट्रायंगल सीरीज बनेगी। जी तो बहुत अहम बात, बहुत अहम बात, ये बहुत मसला है। लेकिन दिनेश जी, इस तरह के मसले आप लोगों को तो राहत पहुंचाते हैं, लेकिन आपने भी कहा कि हम इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये तमाम लोग अगर एक होने की कोशिश करते हैं, 6 महीने के दौरान ये लोग अगर एक हो जाते हैं किसी भी तरह से, तो एक आप लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी को इतना क्लीन स्वीप नहीं है। मोदी लहर जो 13 में थी, उस लहर को रोकने के लिए भी एक बड़ी ताकत सामने रहेगी। इमरान जी बिल्कुल नहीं होगी। 13 में माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं। आज इतना काम किया है देश के लिए, लोगों के लिए। और जब आप अलग अलग, ये लोग अगर अलग अलग, हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए गठबंधन होता है, चलिए अगर ये अलग अलग फ्रंट पे चुनाव लड़ते हैं एक ही राज्य में, तो हमारा भी टारगेट कई जगह होगा। अच्छा है कि सारे लोग, सारे जितने भ्रष्ट लोग हैं एक ही मंच पर आ जाएं, तो हमको आसानी होगी। महाभारत के युद्ध में देख लीजिए ना, कौरवों की सेना में सारे लोग थे और चक्रव्यूह की रचना भी की थी। ये जो चक्रव्यूह बना रहे हैं 19 लोग मिलकर, इस समय अभिमन्यु नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अर्जुन है और चक्रव्यूह को भेदेंगे। एक चीज मैं कहूंगा, अजीत जी ने कहा था कि इनका डीएनए ऐसा है। ये सारे लोगों का अगर डीएनए आप चेक कराइए तो एक जैसा होगा, क्योंकि ये सारे लोग वही हैं, चोर और लुटेरे। अभी जाने के बाद भी टोटी तक नहीं छोड़ी और बैठ के हाँ विकास की बात कर रहे थे। जिन 5 राज्यों में इमरान भाई चुनाव हुआ, किसी राज्य में विकास का मुद्दा बना? ये लोग जनता की बेहतरी, आवाम की बेहतरी के लिए चुनाव नहीं गठबंधन करना चाहते। ये अपने अस्तित्व को बचाने की कवायद है, मोदी जी के हराने की नहीं। इनका अस्तित्व। और सुनिए एक चीज, एक बात मैं अंतिम अपनी बात समाप्त करूंगा। ये देखिए, हमेशा चुनाव में ना एक बात मैं इसको कहता हूं, उस तरह की जो बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं ना, ये दल आपस में मिलेंगे ना दिल आपस में मिलेंगे। सिर्फ किट्टी पार्टी जैसे महिलाएं करती है ना, किट्टी पार्टी आप जानते हैं ना कि एक के घर में 4 महिलाएं इकट्ठा होती हैं, चाय पानी करती हैं, चली जाती हैं। एक किट्टी पार्टी कर रहे हैं लोग मिलकर। किट्टी पार्टी से दल मिल जाए, लेकिन दिल मिलना बहुत जरूरी है और दिल मिले बिना ये इत्तेहाद नहीं कायम हो सकता। लेकिन सबके अपने अपने दावे देखना होगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि किस तरह से इत्तेहाद बनता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अहम बातें रखने के लिए।